वेलकम बैक टू पवन वाक एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेक्शन 4 जो कि 4.1 यूनिट है और जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, अभी इसको मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा है, क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी चीजें हमको बताने वाला है या फिर हमें ऐसी बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको देने वाला है जिसके बारे में हम हमेशा से सोचते रहते हैं। मतलब सोचते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही दिमाग में होता है, पर बहुत सारे बार हमने उस सवालों के जवाब खोजने चाहे थे पर हमें नहीं मिल पाते हैं। ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है, भले ही इसको ये ड्रामा का टॉपिक है। ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा होता है प्ले, है ना? प्ले, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? नाटक। ठीक है, नाटक। नाटक ये एक साहित्य प्रकार है ना? ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, एक जॉनर है। ये जो शब्द है ये जेनर नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है जॉनर। जॉनर कहा जाता है, जॉनर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जॉनर। तो ये एक ऐसे लिटरेचर का ऐसा भाग है जिसके जो बाकी सारे साहित्य प्रकारों से अलग है, बाकी सारे लिटरेचर टाइप्स, लिटरेचर राइटिंग से अलग है। क्यों अलग है वो हम देखते हैं। How dramatic you are is the response when a friend exaggerates or overreacts. अगर आपका कोई दोस्त बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, अतिशोक्तिपूर्ण अपना व्यवहार कर रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी रिएक्शन दे रहा है, तो आप कहते हो नाटकबाजी मत कर, है ना? हाउ ड्रामेटिक यू आर, तो इसका मतलब उसमें से ही प्रतीत होता है। इट मींस यू आर करेक्टली यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ड्रामा. Drama is a performance which is essentially loud, exaggerated and larger than life. इसीलिए नाटक जो होता है, जब हम कहते हैं नाटकबाजी, नाटकबाजी का मतलब ही वो होता है कि हम नाटक की बात वहां पर कर रहे हैं। और नाटक कैसे होता है? नाटक एक ऐसा परफॉर्मेंस है, नाटक एक ऐसी कला है जहां पर आप अपने मन की बात थोड़े से लाउड लाउड तरीके से, मतलब कैसे होता है? तो देखिए, हमारे जीवन में हम बात करते, एक दूसरे से बात करते हुए एक बहुत ही सौम्य आवाज का उपयोग करते हैं, पर नाटक में वैसा नहीं होता है। आवाज चढ़ाना होता है, आवाज कम करना होता है ना? लाउड, बहुत लाउड होकर के, कभी कभी आप क्या कहते हैं, अतिशोक्तिपूर्ण आपको, और लार्जर देन लाइफ, और जीवन से बहुत बड़ा ऐसा वो होता है। देखिए, नाटक में जो कपड़े होते हैं, अभी ऐतिहासिक नाटकों की अगर बात करोगे तो वो कपड़े जो होते हैं तो वो बहुत ही शानदार रेशमी कपड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे कपड़े दिखने वाले होते हैं। तो इस तरह से तो नाटक एक जीवन का ही जीवंत उदाहरण है, पर उसमें फर्क ये है कि वो बहुत ज्यादा लाउड होता है, बहुत ज्यादा लाउड होता है, बहुत ज्यादा अतिशोक्तिपूर्ण होता है। लाउड होता है मतलब बहुत बड़ा होता है, लाउड होता है, और जीवन से कई बड़ा करके उसको बताया जाता है, इसीलिए उसको नाटक कहा जाता है। इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम, और ये कैसा है? ऑडियो, दृक श्राव्य, ऑडियो और विजुअल, मतलब सुनते भी हो और देखते भी हो, है ना? कई ऐसी चीजें होती है जहां पर आप सिर्फ देखते हो, कई ऐसी चीजें हैं जहां पर आप सिर्फ सुनते हो, पर ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दृक भी है मतलब देख भी रहे हो, और श्राव्य भी है मतलब ऑडियो विजुअल मीडियम है। The audience sitting around in front of, close to or in the last row of the theater should be able to hear and see the actor on stage. और इसीलिए क्या है कि जहां पर कहीं भी, भले ही वो आप थिएटर में कर रहे हो या फिर कहीं बाहर कर रहे हो, भले वो पहली लाइन में बैठा हो या बीच में बैठा हो या आखिरी लाइन में बैठा हो, हर एक नाटक देखने वाले प्रेक्षक को वहां पर स्टेज पर क्या हो रहा है ये दिखाई भी पड़ना चाहिए, और वो क्या बोल रहा है, एक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ये उनको सुनाई भी पड़ना चाहिए। तो ये एक नाटक की हम क्या कह सकते हैं, खासियत होती है।
फॉर एग्जाम्पल अ स्टेज विस्पर इज फॉर लाउडर देन विस्पर इन रियल लाइफ। देखिए अगर कोई हम कहते हैं कि क्या खुसफुस खुसफुस चल रही है, हम ऐसे कहते हैं ना, बातें जो होती कोई कई बार हम एक दूसरे से बहुत कम आवाज में बात करते हैं, तो ये जो खुसफुसाहट होती है, जो असल जिंदगी में होती है, वो बहुत कम आवाज में होती है, पर ना स्टेज पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी रो में बैठे हुए व्यक्ति को भी, प्रेक्षक को भी वो सुनाई पड़नी चाहिए, तो वो अलग होगी। जीवन लार्जर देन लाइफ का मतलब क्या होता है कि जीवन से बड़ा है। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इसको कहेंगे हम विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, अभी ये एक कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये होता है, देखिए इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। बहुत बार आप फिल्में देखते हो, ठीक है, अभी देखो ये ड्रामा है, तो फिल्मों से बहुत ही ज्यादा इसका घनिष्ठ संबंध है, तो इसीलिए फिल्मों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नाटक तो आपने शायद आपकी जिंदगी में कभी देखा हो या ना देखा हो, पर फिल्में बहुत देखी है, तो फिल्मों के माध्यम से मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। देखिए आप एक फिल्म देख रहे हो, मान लीजिए एक साउथ की फिल्म देख रहे हो, और साउथ की फिल्म जब देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि एक बंदा है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, और 100 लोग हैं, उनके हाथ में बंदूकें भी हैं, उनके हाथ में बहुत सारी तलवारें हैं, वो जाने कितने हथियार उनके पास है ना, और वो सब उस पर हमला करते हैं, और वो एक एक करके सबको ऐसा मार के वहां पे गिरा देता है, और हमें दिखाई पड़ता है कि वो पूरा ढेर उसने उस लोगों का लगा दिया है। अगर ऐसी बात है, तो क्या आपको पता है एक एक व्यक्ति 100 लोगों को मार सकता है? ना उसके पास बंदूक है, ना उसके पास कुछ है, गोलियां भी चलती है तो वो सिर्फ ऐसा ऐसा हट करके वो गोलियों से बचता है। ये सारी चीजें, क्या हमें पता नहीं है कि एक व्यक्ति के बस की ये बात नहीं होती है, एक व्यक्ति 100 लोगों को नहीं मार सकता, कोई भी परिस्थिति में, कितना भी वो माहिर हो, भले वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो, कुछ भी हो, 100 लोगों को तो वो नहीं मार सकता। ये हमें भी पता होता है, हम समझते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में हमें पता है कि नहीं हो सकता, एक से एक फाइट करने में भी हमें पता है कितना मुश्किल होता है, तो एक व्यक्ति 100 लोगों को मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। पर फिर भी इतना होने के बावजूद हमारा मन हमसे, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग हमसे कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर हमारा दिल मानता है कि नहीं ये हो सकता है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, जो कुछ भी चीजें, मतलब वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी फिर ऐसी करता है कि 2 टायर पे चलती है, या फिर गाड़ी कहीं से कूद करके नीचे आती है और वो फिर भी बच जाता है, गोलियां लगती है तो फिर भी बच जाता है, तो बहुत सारी गोलियां आती है तो वो गोलियों से बच करके निकलता है। ये सारी चीजें होती है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग हमसे कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, पर हमारा दिल ये मानता नहीं है, हमारा दिल कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। डिसबिलीफ मतलब क्या होता है? डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास, मतलब आप विश्वास नहीं करते, है ना। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्याग देना। विलिंग क्या होता है? विलिंग मतलब, विलिंग का मतलब क्या होता है कि विलिंग का मतलब होगा हमारे मन से हम ऐसा सोचते हैं, है ना। विलिंगली मतलब हम मन में, मन से, है ना, मतलब अपने पूरे दिल से, है ना, पूरे दिल से पता है कि ये हो नहीं सकता, पर पूरे दिल से हम उस अविश्वास को त्याग देते हैं, पूरे मन से हम उस अविश्वास को त्याग देते हैं, तो इसी को हम कहेंगे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अपने आप से हम उस अविश्वास को त्याग देने में सफल हो जाते हैं, और हम मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है।
इट कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अनरियल, है ना, मतलब जो अविश्वसनीय जो होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम स्वीकारते हैं, है ना। इट में ऑल्सो मीन सैक्रिफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, और इसी को हम कह सकते हैं कि हम उसको क्या कह सकते हैं, रियलिज्म, रियलिज्म मतलब जो सत्यता है उसको त्याग करके सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, हमारी जो एंटरटेनमेंट हो रही है उसके एंजॉयमेंट हमें जो मिल रहा है, हमें जो आनंद मिल रहा है, उसके लिए हम ये सारी चीजें त्याग देते हैं। The term was coined by the poet and aesthetic philosopher Samuel T. Coleridge. The term often applies to fictional works of action, comedy, fantasy and horror genres. Genres, फिर भी मैं यहाँ बताऊँ, genre उसका प्रोनाउंसिएशन होता है genre। तो ये एस टी कोलरिज एक लेखक है, कवि है, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, उन्होंने इसको ये क्या कह सकते हैं उसको, ये नाम दिया है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, है ना। क्यों करते हैं हम ये, हमको आनंद चाहिए होता है, हमें उसमें से कुछ एंजॉयमेंट मिलता है, इसीलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। और नाटक में बहुत बार इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामा इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वेयर बाय परफॉर्मेंस एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली। और ड्रामा, नाटक क्या होता है कि एक कलाकार जो होता है वो अपने आप को बहुत ही कलापूर्ण तरीके से एक्सप्रेस करता है, अपने आप को वो वहां पर सादर करता है, वहां पर अपने आप को लोगों के सामने वो प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही नाटकीय तौर पर होता है ना, तो ये नाटकीय तौर पर होता है। वो हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, मतलब जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हम जब एक दूसरे को झगड़े हो जाते हैं बच्चों में, तो क्या वो एक दूसरे को मारते हुए डायलॉग बाजी करते हैं? बिल्कुल नहीं, सीधा जाते हैं और मारते हैं। तो ये डायलॉग बाजी होती है सिर्फ नाटकों में, क्यों? कि वो लार्जर देन लाइफ, उसको एक इफेक्ट देना होता है, क्योंकि वैसा करने के बाद ही उसमें थोड़ा मजा या एंजॉयमेंट हमको आता है। The performance is based on a script which is in the form of dialogues, whereas a story or a novel is written in the narrative form. ठीक है, अभी देखिए नाटक में और बाकी साहित्य प्रकारों में क्या फर्क होता है। बाकी साहित्य प्रकार जैसे नॉवेल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, ये एक नरेशन फॉर्म में होता है कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, पर ये नाटक जो होता है इसमें नरेशन नहीं होता है, इसमें डायलॉग्स होते हैं। मैं बात करता हूँ, फिर सामने वाला बात करेगा, फिर तीसरा कैरेक्टर बात करेगा, मतलब ये डायलॉग के फॉर्म में ही चलता रहता है। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा फर्क होता है नाटक में और बाकी के साहित्य प्रकारों में। Poetry is language expressed in rhythm and meter. Drama is a specific mode of fiction represented in performance. पोएट्री में हम क्या करते हैं, मीटर होता है, एक रिदम होता है ना उसमें, पर ड्रामा में वैसा नहीं, वो एक्सप्रेशन का, परफॉर्मेंस का वो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस का मीडियम है। A play, opera, mime and ballet are performed in theater, on radio or on television. ये ड्रामा कहीं पर भी परफॉर्म किया जाता है, कभी कभी वो सिर्फ सुनने के लिए भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा का मतलब क्या है, या ड्रामा का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, ये पहले हम देखते हैं। ठीक है, ड्रामा क्या है डिक्शनरी के हिसाब से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि ड्रामा क्या है, ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा है वो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन इन अ वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन अ स्टेज। कॉम्पोजिशन है मतलब वो लिखा गया कुछ है जो वर्स फॉर्म में होगा, या मतलब एक कविता के स्वरूप में होगा, या फिर प्रोज में होगा, मतलब डायलॉग के फॉर्म में होगा। डायलॉग कैसा होगा, एक तो सर्वसाधारण रूप से बोलेंगे, या फिर काफिया जो होता है ना उसमें बोलते हैं, तो वो होता है। पर वो उसका उद्देश्य क्या है कि स्टेज पर उसको परफॉर्म करना, यही उसका अंतिम उद्देश्य। इन विच अ स्टोरी इज रिलेटेड बाय मींस ऑफ डायलॉग एंड एक्शन। और ये स्टोरी जो घटनाएं जो होती है, कहानी जो प्रदर्शित होती है, कहानी जो सादर की जाती है, वो डायलॉग के स्वरूप में ही उजागर होती रहती है, और डायलॉग के स्वरूप में ही एक्सप्रेस होती रहती है। accompanying gestures, costumes and scenery as in real life। और उसमें क्या होता है कि ये जो डायलॉग के फॉर्म में हो रही है, उसके डायलॉग के फॉर्म में होते हुए उसके साथ में क्या होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मतलब कपड़े होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं,
जेस्चर्स होते हैं, मतलब हाथ पैर सभी चीजों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और पीछे सीनरी वगैरह भी की जाती है जैसे कि हमारे असल जिंदगी में होती है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिक्शनरी ने दिया हुआ मीनिंग है। एम एच एब्राम्स का लिटरेरी टर्म्स जो ग्लॉसरी है उसमें उन्होंने दिया है, ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन डिजाइन्ड फॉर परफॉर्मेंस इन थिएटर। ड्रामा एक ऐसी कॉम्पोजिशन है, ऐसी रचना है जो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए ही की जाती है। एक्टर्स टेक रोल्स एंड कैरेक्टर्स, जिसमें जो कलाकार होते हैं वो अलग अलग पात्र निभाते हैं, इंडिकेटेड इन एक्शन एंड अटर द रिटन डायलॉग, और वो क्या करते हैं, जो कुछ भी डायलॉग उनको लिखकर दिए गए हैं वही डायलॉग वो स्टेज पर बोलते हैं। ठीक है, अभी चलिए ड्रामा तो हमने देख लिया उसका डेफिनेशन क्या है। अभी एलिमेंट्स उसके क्या क्या है, उसके कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अब उसमें क्या होते हैं एलिमेंट्स, नंबर वन, एक तो होगा प्लॉट। ठीक है, उसमें होगा, एक होगा प्लॉट, प्लॉट मतलब उसकी जो स्टोरी है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स है ना, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग। ठीक है, फिर बाद में होगा सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या होता है, सेटिंग्स मतलब कहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है, रास्ते पर हो रही है, घर में हो रही है, या फिर कौन से कोई शहर में हो रही है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। स्टेज डायरेक्शन, स्टेज डायरेक्शन, स्टेज डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेज डायरेक्शन में क्या होगा कि स्टेज किस तरह से तैयार किया जाता है। अभी अगर रूम का आपको सेट होना चाहिए, सेट चाहिए, तो उसके उसमें खिड़कियां आएगी, फिर उसमें कुछ सोफा वगैरह आएगा, तो ये इस तरह से स्टेज डायरेक्शन मतलब स्टेज पर उसको आप, आपको अगर शहर दिखाना है तो आप स्टेज पर उसको कैसे दिखाओगे, वो होगा स्टेज डायरेक्शन। और छठा होता है कॉन्फ्लिक्ट, और आखिर में सातवां होता है थीम। एक एक चीज को हम थोड़े थोड़े से संक्षिप्त में समझ लेंगे। अभी देखिए, अगर मेरी आप मानो तो मुझे लगता है कि ड्रामा में या फिर कोई भी कहानी में, कथा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर आपको उसको अच्छी तरह से मैं बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि या फिर इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि टसल है। टसल मतलब क्या होता है कि किसी चीज के, किसी चीज में वो उलझन उसमें पैदा होती है ना, तो उलझन उसको हम कहेंगे उलझन। तो कॉन्फ्लिक्ट ये ड्रामा का सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगी तो कोई भी स्टोरी, कोई भी घटना, कोई भी कहानी होगी ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट से ही कहानी का जन्म होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट से। और ड्रामा का जो उद्देश्य होता है, ड्रामा का जो उद्देश्य होता है, द एम, एम ऑफ ड्रामा इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब क्या है कि जो उलझन पैदा हुई है या जो उलझन है, उस उलझन को सुलझाना, यही सबसे बड़ा यही ड्रामा का कार्य होता है। ड्रामा का जो फंक्शन है, ड्रामा का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि ये जो उलझन पैदा हुई है उसको सुलझाना। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज या अंग अगर ड्रामा का कोई है तो वो है कॉन्फ्लिक्ट, उलझन। उस उलझन को सुलझाना ही उस पूरे ड्रामा का क्या कह सकते हैं, उसका उद्देश्य होता है ना। अभी देखिए उलझन क्या हो सकती है, उलझन हो सकती है किसी दो व्यक्ति का द्वंद्व, दो व्यक्ति में उलझन, मतलब है ना, हम जैसे फिल्मों में देखते हैं, एक हीरो होता है, एक खलनायक होता है, विलन होता है, और वो विलन उसको तकलीफ देता है, फिर वो वही कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के, दोनों कैरेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होती है इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, द्वंद्व हमारे अंदर ही चलता है, हमारा एक मन ये कहता है, हमारा दूसरा मन कुछ और कहता है, तो ये दोनों मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो उलझन पैदा हो रही है, उसको
सुलझाना, है ना? तो ये होगी कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट सबसे, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट को अभी आप आपने समझो एक कॉन्फ्लिक्ट ली, अभी उसमें क्या होता है, उसकी थीम होती है। थीम क्या होती है कि समझ लीजिए थीम होगी लव स्टोरी। तो उन लव स्टोरी में इसके घर वालों का विरोध, उसके घर वालों का विरोध, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, है ना? तो थीम हो गई लव स्टोरी। या फिर इसको हम कहेंगे हॉरर, इसको कहेंगे थ्रिलर। तो आप कुछ भी कोई भी ले सकते हो। थीम जो होती है, थीम क्या होती है, फिर थीम आगे हम कहते हैं कि भाई ये हो गई थीम। फिर प्लॉट क्या होगा, प्लॉट मतलब एक्चुअल स्टोरी की जो इंसिडेंट्स होते हैं। तो पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, ऐसे करते हुए घटनाएं एक क्रम में जुड़ जाती है और उससे होता है तैयार प्लॉट। ठीक है, तो थीम, फिर प्लॉट, फिर कैरेक्टराइजेशन। अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली कि हमको एक लव स्टोरी दिखाई। तो लव स्टोरी के लिए आपको एक पुरुष की जरूरत होगी, एक औरत की जरूरत होगी, एक स्त्री पात्र की जरूरत होगी, एक पुरुष पात्र की जरूरत होगी। तो ये हो गए कैरेक्टर्स। फिर उसके माँ बाप, भाई बहन, ये हो गए कैरेक्टर्स। डायलॉग, अभी उनको सब हमने कर लिया है, हमने प्लॉट भी डिसाइड कर लिया, थीम भी डिसाइड हो गई, कॉन्फ्लिक्ट तो पता है क्या है, थीम डिसाइड हो गई, प्लॉट डिसाइड हो गया, कैरेक्टर्स भी डिसाइड हो गए। पर वो उसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, कि जब तक आपके पास डायलॉग्स नहीं है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो आपको फिर डायलॉग्स देने होंगे, ये क्या कहेगा, फिर उसके उसका जवाब क्या होगा, है ना? फिर सेटिंग्स, अब फिर क्या घटनाएं कहाँ पर घट रही है, घर में हो रही है, बाहर हो रही है, जंगल में हो रही है, या फिर शहर में हो रही है, गांव में हो रही है। ये जो घटनाओं के जो घटने के जो स्थल होते हैं, स्थान होते हैं, उनको सेटिंग्स कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये सारी चीजें हमको, ठीक है, घटना हो रही है, एक रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये हमको दिखाना कहाँ पर है, स्टेज पर दिखाना है। अभी फिल्मों की बात अलग है, जो फिल्मों में तो ये स्टेज डायरेक्शन का काम नहीं है, पर ड्रामा में ये स्टेज डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्सीडेंट दिखाओगे कैसा, तो उसके लिए स्टेज डायरेक्शन। फिर वो स्टेज डायरेक्टर को सोचना होता है कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि भाई कार आ रही है, तो कैसे आ रही है, तो कार दिखाना होगा। तो फिर कार स्टेज पर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, फिर उसको कैसे दिखाएंगे। तो ये सोचना स्टेज डायरेक्टर का। फिर वो क्या करेंगे, वहां पर कोई कार वगैरह नहीं होगी, वहां पे सिर्फ आवाज होगा एक्सीडेंट का, और वहां पर फिर कुछ कांच वगैरह बिखरे हुए, आदमी रोड पर गिरे हुए, ऐसे कुछ दिखा सकते हैं। तो वो स्टेज डायरेक्टर का दिमाग होता है कि उसको किस तरह से वो स्टेज पर उसको लाया जाए, उसको स्टेज पर प्रदर्शित किया जाए, जैसे लोगों को भी वो सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ड्रामा के, ये सारे अंग होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मेन है, थीम है, प्लॉट है, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग्स और स्टेज डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान में कभी रखना है हमको, एक चीज हमेशा ख्याल में रखनी है कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होता है किसी भी ड्रामा का या स्टोरी का, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। The four closely related areas of focus are focus of scene, scene का focus होता है, उसके बाद में focus of audience, focus of character, और लास्ट में होता है focus of actor। ठीक है, ये चार अलग अलग क्लोजली रिलेटेड फोकस होते हैं। कैसे फोकस रिलेटेड होते हैं, अभी देखिए सीन, अगर आपको दिखाना है कि एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके लिए उसमें आपको कोई बाकी चीज याद ध्यान में नहीं रखनी है, कोई बाकी चीज के बारे में सोचना नहीं। तो एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, तो एक व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो रहा है, इतना ही आपको दिखाना है। तो आपका क्या होगा कि वो घायल होगा तो कैसे होगा, तो ये सीन के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, उसका फोकस होगा सीन पर, है। फिर ऑडियंस फोकस, ऑडियंस फोकस मतलब अब मैं, ऑडियंस यहाँ पर स्टेज पर बैठी है, तो उनको कौन सा भाग आपको दिखाना है, ऑडियंस का फोकस कैसे हुआ, है ना, क्योंकि ऑडियंस तो इस तरफ से देख रही थी, फिर आपको जो घायल व्यक्ति है वो इसी दरवाजे से उतरेगा, तो फिर वो उनको आसानी से दिखेगा। तो ये ऑडियंस का फोकस होता है। कैरेक्टर का फोकस होता है, कैरेक्टर का फोकस क्या होता है कि भाई वो जो कैरेक्टर है, उसमें पात्र जो है, अब वो व्यक्ति नहीं है ना, मतलब मत समझ लीजिए, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक्टर होता है, मान लीजिए एक एक्टर है, कोई भी एक्टर है ना, जैसे दंगल अपनी फिल्म आपने देखी होगी, उसमें आमिर खान, पर आमिर खान है क्या, वो नहीं, वो तो है महावीर सिंह फोगाट,
उनका कैरेक्टर वो प्ले करे, तो कैरेक्टर का फोकस क्या है, उसको मुझे किस तरह से, फिर वो कैरेक्टर की भाषा क्या होगी, वो किस तरह से बात करता है। मैं आमिर खान बनकर अगर वो करेगा, वो तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, तो उसके लिए उसके कैरेक्टर में उसको उतरना होगा। और फिर एक्टर का फोकस होता है, फिर एक्टर को क्या करना होता है, उसका फोकस होता है कि भाई मुझे महावीर सिंह फोगाट करना है, तो मैं आमिर खान बनकर नहीं, मुझे महावीर सिंह फोगाट बनकर ही करना होगा। तो फिर कैसे करेगा, तो उसका एक फोकस होता है, तो वो कहेगा कि मुझे उसके लिए वजन बढ़ाना होगा, मुझे ये करना होगा, वो सारी चीजें वो उस हिसाब से सोच करके वो फिर उसका एक फोकस अलग होता है। तो ये सारी चीजें मिला करके एक ड्रामा बनता है ना। एक फिल्म, अभी मैंने बहुत सारे जो उदाहरण आपको इसमें दिए हैं वो फिल्म से रिलेटेड है, क्योंकि फिल्म ही बहुत ड्रामा के बहुत करीब या क्लोज आ सकती है, बाकी कोई चीज उसको उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण देते हुए ड्रामा के उदाहरण दिए। अभी इसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज के बारे में आप अगर ज्ञान ले रहे हो, या फिर कोई भी चीज की जानकारी अगर आप ले रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑब्जेक्टिव, है ना। मैं ये सर, आप तो हमें ये सब पढ़ा रहे हो, ये आप सब सब चीजें हमें बता रहे हो, पर इसका हमें फायदा क्या, ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, ये सारी चीजें आपको क्यों करनी है, क्योंकि ये जब यूनिट आप खत्म कर लोगे, उसके बाद में क्या होगा, आपको ड्रामा एज अ जॉनर, है ना, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ड्रामा एज अ जॉनर, मतलब आपको पता चलेगा कि ड्रामा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य प्रकार है, एक जॉनर है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा की डेफिनेशन आपको इसके बाद में पता चलेगी, पता चली चुकी है कि क्या है। ड्रामा इज अ कॉम्पोजिशन टू बी प्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज परफॉर्मेंस इन थिएटर बाय द by the actors, or by the actors performing different characters using or seeing or spoken speaking the written dialogues, ये तो उसका डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, है ना, डिफरेंस आपको पता चलेगा किस चीज का, ड्रामा वर्सेस लिटरेचर, है ना, बाकी लिटरेचर, अदर लिटरेचर। मतलब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ड्रामा एक ऐसी चीज है जो डायलॉग्स में लिखी जाती है, जो नरेशन में कभी नहीं लिखी जाती, ये अभी मैंने आपको बताया है ना। तो ये फर्क आपको ध्यान में आएगा, आपके समझ में आएगा, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के कौन से बेसिक एलिमेंट्स है वो आपको पता चलेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, ये इसमें इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसमें किन किन अंगों का समावेश होता है, ये आपको पता चलेगा। और इसमें से फिर आप, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये अभी अगली क्लास में हम लेंगे। और ये क्या होते हैं, ड्रामा के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के ड्रामा होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए या पता चलेगी। इस यूनिट के आखिर तक आपको ये सारी चीजें, ये यूनिट खत्म करने के बाद ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये हमें पता हो के क्या क्या होगा, तो इसमें से जितने भी लोग आप आगे चल करके आपके हायर स्टडीज में जाओगे, वहां पर जहां पर भी आपको इंग्लिश लिटरेचर का संबंध आएगा, उसके लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।